हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियाई के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहले मैंने जनरल टर्म्स आपको बता रहा हूं। आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, वैसे 6C10 6C11 भी होते हैं। आगे आगे आइसोबार्स, जिनका एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट है। पोटाशियम 19 पोटाशियम 40 एंड 20 कैल्शियम 40। आगे आइसोटोन्स, जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। 17 क्लोरीन 37 19 पोटाशियम 39। इनमें दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो क्या है, 20 है। तो दे आर द आइसोटोन्स। साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात आती है। साइज ऑफ न्यूक्लियस में आपने याद रखना है जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास। वॉल्यूम कितना आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपका आर किसके प्रोपोर्शनल आ गया, ए का क्यूब रूट। तो आर जो है किसके बराबर आएगा, R0 A1/R0 जो है वो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये वैल्यू होती है। उसके बाद न्यूक्लियर डेंसिटी की बात आती है। न्यूक्लियर डेंसिटी होती है 2.29 इंटू 10⁻17। आपने इस ऑर्डर की याद रखनी है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इतनी हाईली डेंस होता है न्यूक्लियस जो है। उसके बाद बात आती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी है कि जिससे न्यूक्लियॉन्स जो है न्यूक्लियस के इनसाइड बाउंडेड रहते हैं, राइट। तो वो किसके बराबर होती है, जो मास डिफेक्ट है। हमने आगे पढ़ा हुआ है कि जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है फ्री स्टेट में इनका मास 1 AMU से ज्यादा होता है। तो वो जो डिफरेंस है वो जब ये न्यूक्लियस के बीच में बाउंडेड होते हैं तो वो जो मास डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो ये जो मास डिफेक्ट है किसके बराबर है, Z मतलब क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनका मास प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ एटम। एटॉमिक मास जो है जो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करते हो वो आपका क्या आ गया, डेल्टा एम। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आ गई, डेल्टा एम सी स्क्वायर, राइट। C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। हम किस में इंटरेस्टेड होते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के पर न्यूक्लियन जो है बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कितनी है। तो वो आपकी कितनी आ जाएगी, EB/A। अब यहां याद रखना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये हम ग्राफ से डिस्कस करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिस भी न्यूक्लियाई की ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। वेरी लाइट न्यूक्लियाई या वेरी हैवी न्यूक्लियाई जो है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से ऊपर जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इंक्रीज होती जाती है। सबसे ज्यादा जो एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज 26 फेरस 56। तो ये जो है सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। इससे आगे भी बाइंडिंग एनर्जी जो है कम होती जाती है और इससे पहले भी बाइंडिंग एनर्जी जो है पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहा हूं वो कम है। तो इसमें हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, जब मैं ग्राफ आगे करवाता हूं आपको तो उसमें बताता हूं कि जो हैवी न्यूक्लियाई है वो जब ब्रेक करेंगे तो तब भी एनर्जी रिलीज होगी। जो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करेंगे तो ये जो फिनोमिना दिस गिव्स राइज टू न्यूक्लियर फ्यूजन। जो हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन करते हैं टू लोअर टू मेक देम स्टेबल, तो दैट गिव्स राइज टू द फिनोमिना ऑफ न्यूक्लियर फिशन। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन जो है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ऊपर। हाँ जी, अब ये ग्राफ है
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर का। इसमें आप देखिएगा फॉर द न्यूक्लियाई ऑफ मिडिल मास नंबर, मतलब एटॉमिक मास ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 160, greater than 30, less than 170, binding energy per nucleon is almost constant। तो इसमें ये 50 ले लें, 100 and so on, 150, 200 एंड सो ऑन। तो 30 से लेके 170 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है एंड इट इज मैक्सिमम फॉर फेरस इट इज 8.75 MeV। ये वैल्यू याद रखनी, और वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू याद रखनी है आपने कि ये जो है, क्योंकि ग्राफ है डाटे के ऊपर बेस्ड है, मैं तो आउटलाइनिंग दी है ग्राफ की, आपने ये वैल्यू याद रखनी कि फेरस जो है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है सबसे ज्यादा होती है 8.75। ये जो न्यूक्लियन ये भी ब्रेक होके इधर को मूव करेंगे, छोटे न्यूक्लियन जो है वो फ्यूज होके तो उधर को मूव करेंगे। तो जो लाइट न्यूक्लियाई है कौन कौन से, ए लेस देन 30 एंड ए ग्रेटर देन 170, उन दोनों तरह के न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो लोअर है। तो इसमें 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। देयर विल बी ए गेन इन द ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी व्हेन वी मूव फ्रॉम हैवी रीजन टू द मिडिल रीजन। हैवी रीजन से मिडिल रीजन की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, हैवी न्यूक्लियर ब्रेकअप करेगा। दिस विल गिव राइज टू द फिनोमिना ऑफ न्यूक्लियर फिशन, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। सिमिलरली देयर विल आल्सो बी ए गेन ऑफ एनर्जी when we move from the lighter nuclei to the heavy। ये लाइटर आयन की तरफ से हैवी की तरफ मूव करते हैं तो फिर भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो ओवरऑल गेन है। दिस गिव्स राइज टू द फिनोमिना ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। सो फिशन में क्या है, बड़े न्यूक्लियर ब्रेक करके, विच इज द बेसिस फॉर एटम बॉम्ब। तो ये जो फ्यूजन है, छोटे न्यूक्लियर मिलकर बड़ा बनाते हैं सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए। तो दैट लेज डाउन द बेसिस फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड हेंस हाइड्रोजन बॉम्ब जिसको बोलते हैं हम। आपने ये उसमें पढ़ा होगा 12th क्लास में भी कि हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है अपना, स्पेशली सन का एंड स्टार्स का, ये क्या है, फ्यूजन रिएक्शन है, राइट। तो ये ग्राफ का इतना को ओवरऑल आपने याद रखना है कि कौन से न्यूक्लियाई हैं जिनकी जो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है जो लगभग कांस्टेंट है, किन की लोअर है, किन की हायर है। ये चीजें याद रखनी इस ग्राफ में, क्योंकि ये डाटा जो याद रखने की जरूरत नहीं, ये चीजें याद रखनी। फेरस जो है सबसे स्टेबल है, इसकी जो है 8.75 है। यहां आपको बता दूं स्टार्स के ऊपर जो रिएक्शन मैक्सिमम होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम एंड सो ऑन फ्यूजन होके, दैट मूव्स अप टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ फेरस Fe26 Fe56 and the temperature raises up to 10 raised to power 18 केल्विन। ये कई स्टार्स पे यहां तक रिएक्शन मूव करता है। सन पे तो हीलियम तक करता है, बट कई स्टार्स के ऊपर ये करता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना, हीलियम 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 आगे मिलके बेरिलियम एंड सो ऑन आगे आगे बढ़ते न्यूक्लियस फ्यूज होते गए, क्योंकि वहां एनर्जी जो है प्रोवाइड हो जाती है कि फ्यूजन के लिए जो एनर्जी बैरियर है वो भी तो ब्रेक करना पड़ता है ना। तो इसलिए जो स्टार्स के ऊपर ये रिएक्शन होता है अप टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ फेरस आयरन जिसको बोलते हैं, एंड द टेम्परेचर रेजेस अप टू 10 raised to power 18 केल्विन। आगे मैं आपको न्यूक्लियर फोर्सेस का बता दूं। न्यूक्लियर फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं इस यूनिवर्स से, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है
स्ट्रॉन्गेस्ट तो आपको बता ही दिया, दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी वही है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी वही है फोर्सेस। दे शो सैचुरेशन प्रॉपर्टीज, मतलब एक न्यूट्रॉन की एक न्यूट्रॉन के साथ, एक न्यूट्रॉन की एक प्रोटॉन के साथ जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगी शो। दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है सबसे वीकेस्ट है, यहां ये मैं बता दूं आपको, बट दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। बट ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस है दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस बट शॉर्ट रेंज फोर्सेस। इनकी रेंज जो होती है दैट इज 10 raised to power -15 मीटर, मतलब विद इन द न्यूक्लियस। और इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि फोर्सेस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन, जिनकी स्पिन पैरेलल है, इज फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स हैविंग एंटी पैरेलल स्पिन। मतलब जिनमें पैरेलल स्पिन होगी उनमें न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रांग होगी, जिनमें एंटी पैरेलल है उनमें न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो क्या है, वीक है। इसमें मैं थोड़ा सा वो पाइऑन्स का आपको दे दूं, ये जो पाई प्लस है, पाई माइनस है, इसमें इतना रेफरेंस दूंगा, पाई प्लस पाई माइनस मीजॉन्स जो है बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, इनकी जो एक्सचेंज है दिस रिप्रेजेंट्स Pn एंड Np फोर्स। प्लस पाई माइनस पाई जो मीजोन है ये क्या शो करती है, Pn एंड Np फोर्स, इनकी जो एक्सचेंज है। एंड एक्सचेंज ऑफ पाई नॉट जो है बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स रिप्रेजेंट्स Nn और Pp फोर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में ये फोर्स शो करते, इतना सा इसका याद रखना है। हाँ जी, अब मैं थोड़ा रेडियो एक्टिविटी का बताता हूँ। ये मैं थ्योरी वाला पोर्शन इसलिए बता रहा हूँ, कई बार बीच में कोई यूनिट पूछ लिया, कोई थ्योरी का छोटा कंसेप्ट पूछ लिया, तो इसलिए न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, जिसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चन आना है कि मोस्टली न्यूमेरिकल्स होने हैं इसमें चैप्टर में से। तो देखिए, सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी का बताऊं। आपको पता है कि एक्साइटेड एटम्स जो हैं वो रेडिएशन एमिट करते हैं। जो ग्राउंड स्टेट में भी एटम जो है रेडिएशन एमिट करते हैं, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में कौन कौन से पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा क्या है, 2He4, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस जो है। तो जो अल्फा पार्टिकल है उसके निकलने से 2 यूनिट एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है एंड 4 यूनिट जो है एटॉमिक मास डिक्रीज करता है। बीटा पार्टिकल के निकलने से, बीटा प्लस भी है, बीटा माइनस भी है, इन जनरल अगर बीटा की बात होती है तो बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है, बट मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। गामा जो है दैट इज लिमिटेड जस्ट फॉर स्टेबिलिटी। गामा या तो अल्फा के साथ निकलेगा या बीटा के साथ निकलेगा, दोनों इकट्ठे नहीं निकलेंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा के साथ गामा निकलेगा या बीटा के साथ गामा निकलेगा। तो ये अल्फा बीटा कैसे निकलते हैं और किसी भी रिएक्शन में कितने अल्फा कितने गामा निकलेंगे, ये सेपरेट डिस्कशन का मैटर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस, तो वो आपने देखना, मैं 2-3 क्वेश्चन उस पर भी कराऊंगा। उसके बाद लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके में इसमें ये रिलेशन आपने याद रखना है, N = N0। तो ये N0 क्या है, टोटल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है T = 0। तो उसमें मीन लाइफ याद रखनी है, टाउ = 1/λ। लैम्डा क्या, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। और हाफ लाइफ क्या है, T1/2 जो है दैट इज 0.693/λ। ये जनरल रिलेशंस हैं, सिंपल रिलेशंस हैं जो आपने याद रखने। रेडियो एक्टिविटी के यूनिट्स क्या है, बैक्यूरल। SI यूनिट क्या है, बैक्यूरल। एक बैक्यूरल का मतलब क्या है, 1 डिके पर सेकेंड। तो इसमें ओल्ड यूनिट भी है क्यूरी करके, तो एक क्यूरी किसके बराबर है, 3.7 × 10⁻⁴
10 becquerels, or you can say 3.7 into 10 raised to power 10 डिकेज पर सेकेंड। हम मेनली क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। यह हाफ लाइफ कैसे आता है, इससे आप देख सकते हो n इज इक्वल टू n नॉट बाई 2। जब ये n है कितना रह जाएगा, टोटल का हाफ रह जाएगा। तो देखिए कितना आ गया, नॉट बाई 2 इज इक्वल टू, इसको ऐसे ले लो, t इज इक्वल टू t 1 बाई 2 व्हेन n इज इक्वल टू n नॉट बाई 2। ये कितना आ गया 1 बाई 2। तो ये 1 बाई 2 इज इक्वल टू e माइनस लैम्डा t 1 बाई 2। ये माइनस का हटेगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। ये क्या आ गया e लैम्डा t 1 बाई 2। अगर एक्सपोनेंट हटाना तो इधर लॉग आ जाएगा, लॉग e2 एक्सपोनेंट बेस वाला। तो क्या आ गया, ये क्या है 0.693 लैम्डा t 1 बाई 2। तो यहां से ये रिलेशन आ गया कि हाफ लाइफ कितना 0.693 बाई लैम्डा। ये मैंने जनरल पहले लेक्चर में डिस्कस किया, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, मतलब ये न्यूक्लियर वाला पोर्शन है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे ज्यादा न्यूमेरिकल किए जाए, 2 लेक्चर कम से कम न्यूमेरिकल्स के ऊपर लगाए जाएं कि आपको पूरा इसकी समझ आ सके कि कितने हाफ लाइफ के बाद इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियर रह जाएंगे, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा जो है कितने निकलने, अल्फा कितने निकलने, बीटा कितने निकलने, समझे। गामा मैंने आपको बता दिया कि गामा के निकलने से सिर्फ एनर्जी लोअर डाउन होती है, स्टेबिलिटी के लिए निकलता है, उसके साथ कोई मास नंबर या एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आती। तो दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। हाँ जी, आज अभी देखा मैंने कि 12th का रिजल्ट भी आ गया सीबीएसई का, तो बच्चों ने अच्छे अच्छे मार्क्स लिए। अभी मैं अपडेट ले रहा था बच्चों से, तो बहुत बढ़िया मार्क्स ले रहे हैं। ढेर सारी मुबारकबाद जिन बच्चों ने बहुत बढ़िया मार्क्स लिए हैं। 12th के अप डाउन कई बार हो जाते हैं मार्क्स। अब आपने अपना नीट और जेई के ऊपर कंसंट्रेट करना है। मार्क्स का ठीक है जितने भी आए, अभी आपके पास टाइम है काफी सारा, तो उसके लिए मेहनत कीजिए। गॉड ब्लेस यू एंड वर्क हार्ड, ठीक है। थैंक यू।